नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। और आज आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं भू कानून। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग लगातार उठती जा रही है। आम जनता से लेकर विपक्ष की ओर से सरकार से भू कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। विधानसभा में भी कांग्रेस ने भू कानून के मुद्दे पर जमकर हंगामा काटा। वहीं कई सामाजिक संगठन भी सरकार से भू कानून की मांग और सशक्त बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी कि मौजूदा भू कानून पर विचार करने को सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई है। क्या माना जाए कि राज्य सरकार भू कानून को लेकर गंभीर है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग लगातार तेज होती जा रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी ने भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन किया था, जिससे युवाओं को रोजगार मिले। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर इस मामले पर जमकर हमला बोला है। मसलन कोई पर्यटन सेक्टर में निवेश के ला रहा है, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेश के ला रहा है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश के ला रहा है। तो ऐसे 5-7 हमने सेक्टर संगे थे जिनमें निवेश पाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उसको जमीन खरीदने की अनुमति दी जाएगी। तो देखिए, अगर आप इन्वेस्टर्स को अपने राज्य में आकर्षित नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप रोजगार की जो संभावनाएं बलवती हो रही हैं उनको रोकने का काम कर रहे हो। ये राज्य में नौजवानों को रोजगार देने के लिए कि ताकि राज्य के नौजवानों को रोजगार मिले और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, ताकि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री हो, चाहे वेलनेस इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री हो, ये पनपें। इसके दृष्टिगत ये किया गया था। कुछ लोगों को शायद चुनाव नज़दीक दिखने के कारण लोगों की भावनाओं को भड़का करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर भी है, संवेदनशील भी है राज्य के हितों के लिए। बीजेपी की सरकार आई, उसको शिथिल कर दिया गया, खोल दिया आओ वो, क्योंकि इनका बीजेपी का भी माफियाओं से बड़ा दबदबा था। वो दबाव में आकर के इन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये कर दी कि आज उत्तराखंड सारा बिक गया है। जितने बड़े बड़े फॉर्म बन रहे, मॉल बन रहे और सारे पहाड़ ढक दिए गए, पहाड़ों पर खदान चल रहा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, राजपुर रोड बड़े बड़े मॉल बना दिए जहां पर टूरिस्ट जाता है, जो अतिक्रमण कर दिया सड़कों पर, सरकार की जमीनों पर बन गए। तो इसलिए अनियंत्रित हो रखा, इनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे भूमाफियाओं को। इसलिए भू अध्यादेश, भू कानून उत्तराखंड का, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों पर बनना चाहिए और यहाँ के लोगों को उसका अधिकार मिलना चाहिए। आपको बता दें कि बुधवार को सदन में प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 विधेयक रखे जाने की अनुमति नहीं मिल पाई। सदन ने बहुमत के आधार पर इसे खारिज कर दिया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस शासनकाल में राज्य में जमीन की खरीद की सीमा को 500 वर्ग मीटर किया गया था, जिसके बाद 2007 में बीजेपी सरकार ने संशोधन करते हुए जमीन खरीद की सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। सरकार का तर्क था कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा। वहीं आम आदमी पार्टी और यूकेडी बीजेपी के इस फैसले पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। लोग वाकई में शुभचिंतक हैं उत्तराखंड की तरक्की की तरफ, जो कि आंदोलनकारी जिन्होंने अपनी जान लगाई उत्तराखंड को यूपी से अलग करने में, उन्होंने काफी पॉइंट्स इकट्ठे कर रखे हैं। उन्होंने मेरे को बड़ी सिंपल सी भाषा में एक चीज समझाई है कि भू कानून लागू होना चाहिए, भू कानून लागू होना चाहिए। ये तो मुद्दा ही नहीं है। भू कानून तो यहाँ पे लागू था, एक संशोधन की वजह से भू कानून कैंसिल हो गया है, भू कानून में रुकावट आ गई है। ये 2018 का अपने त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार के टाइम का लाया हुआ संशोधन है। उस संशोधन को हटा दो। संशोधन को हटाने के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ना आपको कोई कैबिनेट कमेटी की जरूरत है, ना आपको कहीं पार्लियामेंट में जाकर के इसको अप्रूवल कराने की जरूरत है विधानसभा में। आपने खाली उस संशोधन को हटाना है और भू कानून ना वैसे का वैसे लागू हो जाएगा। हाँ, बात होती है भू कानून को मजबूत करने की। अगर वो पुराने वाले शेप में आ जाए तो भू कानून को मजबूत करने के लिए हमें ये चीजें सोचनी है। ऐसा ना हो कि भू कानून लागू हो रखा है लेकिन कोई और कानून बनाया जाए जो बनाने की वजह से भू कानून को बाईपास करके आज भी हम जमीन बेच सके। जो त्रिवेंद्र सरकार ने जो खुली
खुली छूट दे दी है, इससे बहुत उत्तराखंड का नुकसान हुआ है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि है या हमारे बुग्याल हैं, इन पर बाहरी लोगों ने अवैध रूप से सरकार से मिलकर, मैं ये मानता हूँ बिना सरकार की सहमति के या बिना सरकार के मिलीभगत से ये काम हो ही नहीं सकता। इसलिए पूर्ण रूप से मैं त्रिवेंद्र सरकार को की भर्त्सना करता हूँ और हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के जो नियम इन्होंने बनाए हैं उत्तराखंड के लिए, इनको तुरंत इन पर रोक लगनी चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक बार फिर से भू कानून की मांग तेज हो गई है। विपक्ष से लेकर तमाम संगठन सरकार से सशक्त भू कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी साल में सरकार पर इस कानून से राज्य की जमीनों को बचाने का बड़ा दबाव है। वैसे सवाल तो ये भी है कि पिछली त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में हुए भूमि संशोधन में राज्य में कितना निवेश बढ़ पाया, देखना होगा। कब तक सरकार इस मामले पर फैसला ले पाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो ये थी भू कानून की मांग, जिसको लेकर विधायक जो है उसको विधेयक को अनुमति नहीं मिल पा रही है और पहले जनता और विपक्ष ने भी अब इस पर हमला बोल दिया और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं आज भू कानून पर। और हमारे साथ जो है गेस्ट लिस्ट में, हमारे गेस्ट पैनल पे हैं प्रतिमा सिंह जी हैं कांग्रेस से, विजय बोडाई हैं केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से, आशीष नौटियाल हैं युवा आंदोलनकारी हैं ये, कुंवर जपेंद्र सिंह हैं बीजेपी से। हम बात कर रहे हैं भू कानून की। मेरा पहला सवाल है जपेंद्र जी से। जपेंद्र जी, क्यों इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया जा रहा है? जी देखिए, सरकार निश्चित तौर पर इस भू कानून को लेकर संवेदनशील है और इसमें ना होने वाला कोई ऐसा कारण नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये संज्ञान में है सरकार के और सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। तो जो भी प्रदेश हित के लिए जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं या जो कदम उठाए जाने हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि उन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर और उन सभी मांगों के ऊपर काम होगा और निश्चित तौर पर जल्दी ही इन सब चीजों के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। उसके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और जो भी मांगे हैं उनको यथावत उनकी मांगे पूरी होगी। जपेंद्र जी, लेकिन 2017 से ये कार्यक्रम चल रहा है और लगातार मांग की जा रही है कि भू कानून पर जो है संशोधन जो किए हैं उनमें बदलाव किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के समय में ये मुद्दा उठा था, लेकिन इसके किसी भी प्रारूप के ऊपर कांग्रेस के समय में कोई काम नहीं हुआ, लिहाजा ये मामला लटका रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद निश्चित तौर पर इसके ऊपर पूरी इसकी रूपरेखा बननी शुरू हुई है। इसके ऊपर जो भी इसका अध्ययन होना था वो अध्ययन होने के बाद और उसमें पूरी तरह से जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, जो हमारे सामाजिक परिस्थितियां उनके अनुसार निश्चित तौर पर इसके ऊपर बहुत बड़े स्तर पर काम हुआ है और जल्दी ही इसके नतीजे निकल के जनता के सामने आएंगे। जी, इसका जवाब हम प्रतिमा सिंह जी से लेंगे। कांग्रेस से हैं प्रतिमा सिंह जी। प्रतिमा सिंह जी, बताइए, क्या जो ये कह रहे हैं, हालांकि जनता कुछ और कह रही है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए, पहली बात तो भाजपा के प्रवक्ता से ये बोलना चाहूंगी कि थोड़ा जिस विषय पे बहस होती है उसका अगर हम थोड़ा सा ज्ञान ले ले तो शायद हमें इस तरीके की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। नहीं, अगर ऐसा था तो कांग्रेस ने लागू करके जाती ना, लेकिन कांग्रेस ने लागू नहीं करा। सुन लीजिए, 2017 से पहले कौन कह रहा है कि भू कानून नहीं था? 17 से पहले भी था, लेकिन अब आप सुन लीजिए पहले मेरी बात। एनडी तिवारी साहब ने जो बाहरी लोग जो जिनको जो जमीन खरीदते थे उत्तराखंड में, उसकी जो लिमिट थी वो 500 गज की थी, ठीक है। खंडूरी जी आए और खंडूरी जी ने सही किया भाई कि उसको उस लिमिट को 250 गज का कर दिया। अब जो है, जब त्रिवेंद्र रावत जी सरकार आई तो त्रिवेंद्र रावत सरकार ने पहले तो उस जो लिमिट है उसको बढ़ाकर 12.5 एकड़ कर दिया। उसके बाद आज की स्थिति ये है कि 143 में एक बात बता दूं आपको, यूपी ZLR एक्ट आपके संज्ञान में होना चाहिए कि जो यूपी ZLR एक्ट है जो अभी उत्तराखंड में एज इट इज जब से प्रदेश बना है वो लागू होता है, उसमें 2 प्रोविजन मेंशन है। पहला 143 और दूसरा 154। तो 154C में भी आपने संशोधन कर दिया और आपने संशोधन
दिया कि 12.5 एकड़ से भी ज्यादा की भूमि हम बेच सकते हैं। किसको? पहले तो आप औद्योगिक की बात करते थे, अब आपने लिख दिया जनसाधारण के लिए अगर आवश्यक होगा, उनके हितों के लिए होगा। उसमें आपने होटल भी मेंशन कर दिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी मेंशन कर दिया, और मेरे पास एक लिस्ट है पूरी की पूरी, ये सारी चीजें जो है आपने उसमें मेंशन कर दी। तो यहाँ मुद्दा ये है कि जब 143 आपका कहता है कि अगर आप कोई कृषि की भूमि को लेंगे तो उस कृषि की भूमि को पहले नॉन एग्रीकल्चर लैंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको किसी भी संस्था को देने का काम कर सकते हैं। आपने 143 को भी ताक पे रख दिया, आपने 154 में भी संशोधन करने का काम किया, और फिर आप यहाँ आके कह रहे हैं कि भू कानून जी तो था ही नहीं, जब से भाजपा की सरकार आई है हम उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। एक बात और आपको याद दिला दूं, हरीश रावत जी की जब सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चकबंदी अधिनियम लेके आए थे। वो चक का मतलब होता है कि कंसोलिडेशन करना। आप चकबंदी अधिनियम लेके आए थे, उसके लिए एक अलग चकबंदी का विभाग वो लेके आए थे, लेकिन 4.5 सालों में बैठी पूर्ण बहुमत की सरकार, जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, उसने किस पहाड़ी क्षेत्र में चकबंदी का कार्य पूरा किया? जरा भाजपा के प्रवक्ता मुझे ये बताने का कष्ट कर दे। तो देखिए, भू कानून हमेशा है इस प्रदेश में। कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है, एनडी तिवारी जी हमारे थे, उन्होंने ये पूरा निश्चय करने का काम किया था कि जो हमारे पर्वत क्षेत्र के भाई बहन हैं, हमारे जो अपने लोग हैं, उनकी जो भूमि है, उस भूमि को कोई भी बाहरी ताकत उस भूमि पे आंख उठा के देखने का काम ना करे। लेकिन भारतीय जनता की पार्टी हमको देखिए, व्यक्ति आचरण वैसा ही करता है जैसा अपने घर बड़ों को करता हुआ देखता है। तो प्रतिमा जी, इसका जवाब जो है जपेंद्र से लेना चाहूंगी। जपेंद्र जी, अब इसका जवाब दीजिए आप, क्योंकि अब विपक्ष के साथ साथ जनता भी यही कह रही है। जी देखिए, व्यवसायिक दृष्टिकोण से प्रदेश में व्यवसायिक रूप से प्रगति हो, उसके अनुसार पॉलिसीज अलग होती हैं। तो जो ये बात कर रही हैं हमारी सम्मानित कांग्रेस की प्रवक्ता, वो व्यवसायिक दृष्टिकोण से है, और जो बाकी नियम कायदे कानून हैं तो वो तो यथावत है। उनमें से तो किसी ने कोई निवास के लिए या बाकी चीजों के लिए तो कोई किसी ने छेड़छाड़ नहीं करी। लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से या औद्योगिकरण से, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे स्टेट में बढ़े और उससे रोजगार के साधन खड़े हों, तो निश्चित तौर पर वो एक अलग विषय है। उसे हम उसे व्यवसायीकरण को और निवासियों के मुद्दों को दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब आप भू कानून की बात करते हैं, तो भू कानून वो सभी पर्वतीय राज्यों में, सभी हिमालयी राज्यों में, सभी जगह है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी उसकी पैरवी करती है। लेकिन उसे जो लैंड के लिए था, लैंड के लिए 143 की बाध्यता तो आज भी है। अगर आप कृषि भूमि को छेड़ते हैं और कृषि भूमि का कन्वर्जन औद्योगिकरण में होता है या टूरिज्म, अब नहीं कर दिया, आप उसको आपने चेंज कर दिया। 2 मिनट हमारी बात पूरी होने दीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे। जपेंद्र जी, आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगी। अभी आपने रोजगार की बात करी, आपने बोला कि रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को निवेश बढ़ेगा। इस पर मैं आशीष नौटियाल से सवाल पूछना चाहूंगी, जो युवा आंदोलनकारी है। क्या स्थिति है वहां पर युवाओं की? कितना रोजगार मिल गया आप लोगों को? कहीं ना कहीं इससे आशीष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे? जी मैम, बोलिए। जपेंद्र जी का कहना है कि रोजगार जो है मिला है युवाओं को, निवेश बढ़ाया गया है, इससे निवेश बढ़ाया जा रहा है। आप युवा आंदोलनकारी हैं, आप बताइए आपको कितना रोजगार मुहैया हो गया अब तक? क्या है युवाओं की स्थिति वहां पर? जी मैम, बिल्कुल मैम। एक तो हम सबसे पहले सवाल पूछना चाहेंगे, जब 2018 में ये पास किया गया भू कानून का, जो मतलब कि कोई सीमा नहीं रखी गई इसमें, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सब लोगों ने उस टाइम बोला, भाजपा के काफी विधायकों ने बोला कि इस टाइम निवेश किया जाएगा, बाहर से जो अन्य लोग आ रहे हैं उनसे निवेश लिया जाएगा। पर मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा उद्योग खोला गया है अभी तक पहाड़ों में? एक भी उद्योग का बता दिया जाए कि हमको इस उद्योग में खोला गया और इस उद्योग में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। अभी तक उत्तराखंड में कोई ऐसा पहाड़ी क्षेत्र, कोई उद्योग नहीं खोला गया जिसमें अभी तक लोगों को रोजगार मिला हो। ये सिर्फ एक माफियाओं से सर, मैम डायरेक्टली बात है कि अभी तक उत्तराखंड में हमेशा पार्टी आई और गई है, पर अभी तक किसी ने इतना सख्त भू कानून नहीं बनाया। हमें एक मजबूत भू कानून चाहिए जिसमें अभी तक 250 मीटर 500 मीटर ये चलता रहा है, लेकिन अभी हमें ऐसा भू कानून चाहिए क्योंकि ये एक हिमालय क्षेत्र है, तो हमें एक मजबूत भू कानून की मांग कर रहे हैं। क्या रोजगार मिले हैं युवाओं को?
मैम बिल्कुल रोजगार नहीं मिले, क्योंकि इनका कहना था कि 2018 में पास किया गया था, इनका कहना था कि उस टाइम निवेश किया जाएगा और उद्योग खोले जाएंगे पहाड़ों पर कोई भी उद्योग नहीं खोला गया, तो और ना ही रोजगार मिला, उल्टा रोजगारी और बढ़ी है मैम, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई है। चलिए आपको 1 मिनट रोकती हूँ, मैं चलूंगी विजय जी के पास। विजय जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? को नमस्कार। भू कानून उत्तराखंड क्रांति दल का सबसे पहला मिशन था कि राज्य में भू कानून, सख्त भू कानून आए और आर्टिकल 371 लागू हो, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में और हिमाचल प्रदेश में। मैं भाजपा से निवेदन करना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं कि आप 371 के लिए क्या आपकी नीति है? क्यों नहीं आप मांग करते हैं? आज आपके पास स्टेट गवर्नमेंट भी है और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल को पास करना 371 क्यों नहीं लागू हो रहा है? सख्त भू कानून की बात करना। हिमाचल में देखे ना कि बिना आप हिमाचल डोमिसाइल वाले नहीं है, वहां के कृषक नहीं है, तो आप चाहे वहां रहते भी हैं तो भी हिमाचली नहीं ले सकता, आपको वहां का कृषक होना जरूरी है। तो आप इस प्रकार के नियम यहाँ क्यों नहीं बना रहे? यहाँ के लिए क्यों नहीं आपको करना चाह रहे? 2018 में आपने पूरे बाहर वालों के लिए रास्ता खोल दिए, हमारी जमीन के लिए, यहाँ हमारे जो छोटा कृषक था उसको उसकी जमीन हड़पने के लिए। तो ये तमाम नीति जन विरोधी नीति है। भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जो करते हैं वो करते नहीं है, जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं है। इन्हीं दो सवालों का जवाब अब मैं जपेन जी से लेना चाहूंगी। पहला सवाल तो जो था वो आशीष का था, उसका आप जवाब दीजिए। आपने कहा था रोजगार मुहैया, वो कह रहे हैं रोजगार मिला नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अभी मैं थोड़ा सी 1 मिनट मेरे को बात करने दीजिए। हेलो, हाँ, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। कह रहे हैं कि अभी तक जो इनने की थी 2018 में सब खुला कर दिया, अनलिमिटेड आप कुछ भी जमीन ले सकते हैं, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का कि किस प्रकार से होगी, कोई पॉलिसी नीति। ये बाहर से मुझे लगता है कि इनके जो आका हैं दिल्ली में बैठे हैं, उनके निर्देश पे ये वो कानून यहाँ पर हटा दिया गया। एक तो ये सबसे बड़ा वो है। दूसरी बात ये है कि कोई भी जो 2018 में पॉलिसी लाई थी, इन्वेस्टर समिट किया था, उसके बाद आज तक कोई धरातलीकरण कोई हुआ नहीं है किसी उद्योग का। अब आप खाली बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं साहब कि मैं डीएम से हम बात करेंगे, हम कमिश्नर से बात करें। और कमिश्नर डीएम क्या करेंगे? आप क्या कर रहे हैं बताएं? अरे उनसे जवाब दीजिए। जनता को मूर्ख बना रहा है। तो मेरा ये कहना है डीएम और कमिश्नर इनको बताएंगे कि क्या सरकार करना चाहती है। इनको आइडिया ही नहीं है, कोई विचार नहीं है, इनके पास नीति नहीं, सोच नहीं है। और इसी कारण से सारी जनता इस बार इनके खिलाफ है। जनता और उत्तराखंड के अंदर हमेशा भू कानून की मांग करता रहा है कि यहाँ पर आर्टिकल 371 लागू हो। मैं भाजपा प्रवक्ता से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बताएं, जनता को बताएं आपकी इस चैनल के माध्यम से, आप आर्टिकल 371 के लिए क्या कर रहे हैं, क्या वो आपके एजेंडे में है या नहीं? जी, सारे सवालों के जवाब जपेन जी से लेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए, जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाएं, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजाद।
क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे भू कानून की। भू कानून विधेयक को रखे जाने की अनुमति नहीं मिल पाई थी। सदन में बहुमत के आधार पर इसे खारिज कर दिया गया और इसी भू कानून को लेकर अब जनता के साथ विपक्ष भी मांग कर रहा है। और इसी बीच कुशीनगर से एक बड़ी खबर आई है। कुशीनगर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां महिला और 3 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। युवक ने पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कुशीनगर से। आपको बता दें, युवक ने पत्नी और 3 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी है। पूरे परिवार की हत्या के बाद जहर खा लिया। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व पति पत्नी में विवाद हुआ था। एक दिन पहले मायके से लाया था अपनी पत्नी को घर। कुशीनगर से आपको एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां महिला और 3 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पति ने पत्नी और 3 बच्चों की हत्या की है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता केदार यादव। केदार यादव, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आपको बता दें, ये कन्हैया थाना क्षेत्र के कुनवा दिलीप नगर का ये मामला है, जो रक्षाबंधन के पर्व पे ही पूरे अपने बच्चों के साथ पूरे फैमिली सहित जो है ससुराल गया था। ससुराल से एक दिन पूर्व ही घर पे आया था। आज जो है कोई मतलब कि कहा सुनी पति पत्नी नहीं हुआ, लेकिन काफी दिनों से विवाद चल रहा था। लेकिन आज कुछ कहा सुनी नहीं हुई। ऐसे अचानक सब लोग खाना वाना खा करके, और बारिश का भी मौसम था, कोई अगल बगल वाले सब लोग घर में थे, और अंदर दरवाजा बंद करके बच्चों को, पत्नी को धारदार हथियार से काट करके और जहर खा लिया। अगल बगल वाले हल्ला उल्ला सुन करके उसके बच्चों के बाबा जो है चारों तरफ बच्चों को खोजने लगे। उसके बाद से गांव वाले जब देख लिए कि बाहर से घर में दरवाजे से बाहर खून ब्लड आ रहा है, तब जो है दरवाजा तोड़े हैं तो देखे है कि सभी लोग जो है मौत के घाट उतर गए थे। तब लोकल लोग ही जो है थाने को सूचना दिए हैं। पुलिस मौके पे पहुंच गई है, जांच में जुटी हुई है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कुशीनगर से, जहां महिला और 3 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई है। पति ने पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद भी जहर खा लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुशीनगर से। जहां महिला और 3 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। बात कर रहे थे हम भू कानून की, जहां जनता के साथ साथ विपक्ष भी अब लगातार मांग कर रहा है और हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। और हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान भी इस चर्चा पर जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम जो है अपना जवाब ले रहे थे।
हमारे साथ प्रधान संपादक जुड़ चुके हैं दुर्गेन चौहान जी। सर, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, क्या नजरिया है आपका? निश्चित तौर पर जैसा मुझे लगा कि अभी जो हम चर्चा सुन रहे थे अक्षया, उससे मुझे लगा कि इस पर मुझे आना चाहिए, और मैं अभी ब्रेक पर जब आप थी तो मैं इस चर्चा में शामिल हुआ। मैं जिस तरीके से सुन पा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जो संख्या बल के आधार पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने बहुत विस्तार से इन चीज़ों को बताया कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश का जो कानून है अभी वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, और किस तरीके से जो भू कानून, जैसा कि उत्तराखंड की करोड़ों करोड़ जो जनता है, वहाँ की सम्मानित जनता है, उत्तराखंड के लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में बहुत काम किया है और किस तरीके से संघर्ष किया है। उन आंदोलनकारियों ने एक ऐसे राज्य की परिकल्पना की थी जहाँ पहाड़ के लोगों को उस तरीके से उनका उत्थान हो, उनके लिए काम हो, उन बातों को जिक्र किया गया था। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि जो स्थितियां थी, जो जमीन को लेकर जो एक सीमा थी, नारायण दत्त तिवारी के समय 500 वर्ग मीटर की थी, 500 गज की थी। उसके बाद खंडूड़ी जी आए तो उन्होंने 250 गज कर दी, और जब बीजेपी की दोबारा सरकार आई तो इन्होंने उसको पहले 12.5 की, और उसके बाद अब असीमित, अब कोई सीमा ही नहीं बची है। आइए और उद्योग लगाइए, आइए होटल खोलिए, आइए स्कूल कॉलेज खोलिए, उत्तराखंड के संसाधनों का दोहन करिए और अपनी तिजोरियां भरिए। कुल मिलाकर जो ये स्थितियां निकलकर सामने आई हैं, जो भी हमें देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा जो आज विधानसभा, जो विधानसभा में जो चर्चा आप कर रही थी कि विधानसभा में संख्या बल के आधार पर इसको विधेयक को रखने नहीं दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो कुल मिलाकर संख्या बल, तो ये संख्या बल किसने दिया? ये संख्या बल उत्तराखंड के लोगों ने दिया, उत्तराखंड की सम्मानित जनता ने दिया। पहाड़ के लोगों ने बीजेपी को उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए 57 सीटें दी, और कांग्रेस को इस लायक नहीं माना, इसलिए उनको बहुत छोटे से अमाउंट में कर दिया। लेकिन आज वो जनता कह रही कि भाई नए मुख्यमंत्री आए हैं, जब से पुष्कर सिंह धामी आए हैं तो तब से वहाँ मैं देख रहा था लगातार, जिस दिन से पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने का जो सोशल मीडिया पर चला, और ट्वीट जो उन्होंने खुद ट्वीट किया, उसके बाद इतने सारे मैं देख रहा था कि पुष्कर धामी ने जब पहले दिन शपथ ग्रहण के बाद एक ट्वीट किया, धन्यवाद दिया जनता का, तो सबसे ज़्यादा जो हमको लोगों का उसमें जो रिट्वीट था वो लिखा हुआ था कि भू कानून आप कब लाएंगे हिमाचल की तर्ज पर। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है उत्तराखंड का, भू कानून वहाँ का। अब जैसा कि अभी विजय जी बता रहे थे कि वहाँ जो है कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो सरकार या भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल उठा रहा है। ये नीयत का जब संकट हो जाए राजनीति में तो ये बहुत मतलब बहुत संकटपूर्ण स्थिति हो जाती है। राजनीति नीयत, जो साफ नीयत के लोग ही राजनीति करते हैं। तो कुल मिलाकर हमें देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी, जपेंद्र जी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, सम्मानित नेता हैं, हमारे सम्मानित अतिथि हैं, वो बराबर कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी का जो फेस है उसको बचाया जाए। लेकिन स्थितियां क्या हैं कि जो कुछ उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जो धामी के पूर्ववर्ती हैं, उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो कर गए हैं असीमित, मतलब उन्होंने पूरी तरीके से उत्तराखंड के दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये अब इस पर बहुत ये केवल सदन के अंदर बहस नहीं है अक्षया, ये बहस सड़क पर आ गई है। ये पहाड़ के गली कूचों में भी इस बात को लेकर बहस है। पहाड़ वाले अपना अधिकार मांग रहे हैं, और मुझे लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है उसको बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। जी, जवाब लूंगी इसका जपेंद्र जी से। जपेंद्र जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर, रोजगार को भी लेकर, भू कानून को भी लेकर? अपने साथी प्रवक्ताओं को सुन रहे थे, उत्तराखंड में नीयत का संकट कभी भी नहीं रहा, यहाँ नीति का संकट रहा है, नीति। और जब नीति का संकट होता है तो उसकी गहराई को हमें समझना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर हम ये चाहेंगे कि 2 बार यहाँ हिमाचल का जिक्र आया, बार बार हिमाचल का जिक्र आता है, और जब जब उत्तराखंड के विकास की बात होती है, उत्तराखंड के मुद्दों की बात होती है, तो हम हिमाचल की बात सभी वक्ता अवश्य कर रहे हैं। तो ये तो हम मानते हैं कि हिमाचल का पैटर्न पर्वतीय राज्यों के विकास पे एक मील का पत्थर साबित हुआ है, ये हम सबको मान लेना चाहिए कि हम इसे मानते हैं। दूसरी तरफ हम आते हैं कि हिमाचल के अंदर क्या ऐसी विशेषताएं हैं कि उसने अपनी पर्वतीय राज्य की जो एक कल्चर है उसे भी संजो कर रखा, उसके साथ साथ वो विकास के पायदान पे भी आगे बढ़ा,
उसके साथ साथ वो रोजगार के पायदान पे भी आगे बढ़ा, उसके साथ साथ वो बागवानी के पायदान पे भी आगे बढ़ा, वो पर्यटन के पायदान पे भी आगे बढ़ा। तो हमें कम से कम इन विषयों पे भी चर्चा होनी चाहिए कि ऐसा वहां क्यों हुआ। देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें प्रयास करती हैं कि पूरी तरह से विकास हो, पूरी तरह से समस्याओं का निराकरण हो, लेकिन उन सरकारों के साथ साथ प्रदेश के बाशिंदों, प्लीज हमें बोलने दीजिए, हमारी बात पूरी हो जाए, हम सुनेंगे आपको बात। उसके साथ साथ प्रदेश के बाशिंदों और प्रदेश के बाशिंदों के साथ साथ प्रदेश की लीडरशिप की जो मानसिकता है वो ब्रॉड होनी चाहिए, उसमें सभी चीजों का समायोजन होना चाहिए। आज हिमाचल के अंदर एग्रीकल्चर लैंड कोई भी नॉन हिमाचली नहीं खरीद सकता, हम सहमत हैं, ऐसा ही उत्तराखंड में है। लेकिन अगर हम पिछले 30 वर्षों से हिमाचल के पायदान को उठा के देखेंगे, हिमाचल का विकास का पायदान जो उसका पैटर्न था, या उस पैटर्न के साथ बहुत हद तक वहां के निवासियों की सोच उसमें शामिल थी और वहां के निवासियों का खून पसीना उसमें शामिल था। आज हिमाचल के अंदर बेरोजगारी नहीं है, आज हिमाचल के अंदर बागवानी में हिमाचल अग्रणी है, देश के अंदर पर्यटन में अग्रणी है। आज हम उसे, अगर उसकी हम बात करें कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या औद्योगिकरण के ऊपर वो अग्रणी है, तो निश्चित तौर पर हमारा ये निवेदन है कि इसमें यूकेडी का भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए था, जो दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। हमें अपनी पर्वतीय प्रदेश विजय जी जपेंद्र जी को सुन लेते हैं, आपके पास भी आएंगे, अभी कांग्रेस की जो साथी हैं उनसे भी बात करेंगे और युवा साथी से बात करेंगे। पहले जपेंद्र जी को पूरी बात कह लेने दीजिए इनको। के विकास की बात क्यों नहीं की? आज भी नहीं कर रहे हैं आप, संजीदगी नहीं आएगी। और जब आप आज भी बात नहीं करें, जपेंद्र जी को अपनी बात जो है पूरी कर लेने दीजिए। में जब तक संजीदगी नहीं आएगी हम यही रोना रोते रहेंगे। अरे साहब, आप ये बताइए, आपकी सरकार इतनी साल नहीं, 12 साल आपके हो गए, आपने आज तक कानून नहीं लिया, जो कानून बनाया था कांग्रेस ने वो भी हटा दिया। हम आपने केंद्रीय नेतृत्व अपने अपने रोल की महत्वता को स्वीकारना होगा। ठीक है जपेंद्र जी, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई कुंवर जपेंद्र जी, बात आ गई आपकी। इस उत्तराखंड की जो जनता है उसने आपको सुन लिया, आपने हिमाचल की तारीफ की, बहुत अच्छी बात है। वहां सिर्फ आपकी सरकार नहीं रही, वहां वीरभद्र जी बहुत दिनों तक रहे, और वहां की जनता, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वहां की जनता ने बहुत सोचा अपने लिए और उत्तराखंड की जनता ने ऐसा नहीं सोचा, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उत्तराखंड की जनता भी उतनी संजीदा है। जो माहौल, आप नीति की बात करते हैं, हम नियत की बात करते हैं। जब नियत अच्छी होगी तो अच्छी नीतियां बनेंगी। विजय जी कुछ कह रहे थे। विजय जी, आप, इन्होंने कहा कि यूकेडी की जो भूमिका होनी चाहिए थे, उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल है जो उत्तराखंड आंदोलन से निकला हुआ दल है, और देश में हमने जहां भी देखा है, जितने भी प्रदेश बने हैं अब तक, उनका जो आंदोलनकारी दल रहा है वो जरूर सत्ता में आया है। आपको वहां आज तक सत्ता नहीं मिली, और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि आपने अपनी भूमिका अदा नहीं की। इस पर आप जवाब दीजिए। विजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है शायद, मुझे लगता है कि विजय जी की आवाज को ठीक किया जाए। विजय जी, अपनी आवाज को ठीक करिए, आप शायद आपने अनम्यूट कर दिया है उसको। हेलो, अनम्यूट कीजिए अपने आप को जी। आपने मेरा प्रश्न सुन लिया जी? मैंने सुन लिया, तो अब आप जवाब दीजिए। जो प्रवक्ता है हमारे साथी जी, मेरे बड़ी हास्यास्पद बात कह रहे हैं, जनता भी हंस रही होगी इस बात पर। भाई, यूकेडी ने तो राज्य दिलवाया, अब यूकेडी को यदि किसी कारणवश यदि जनता ने नहीं दिया, मैंडेट नहीं दिया, अरे भाई आपको तो मैंडेट दिया था, लेकिन आपने मैंडेट मिलने के बाद आप 2018 में सारा भू कानून चेंज कर देते हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पे। क्या उत्तराखंड को लूटने के लिए इसलिए मैंडेट दिया था? और यदि आपने 2018 में कोई नीति बनाई थी त्रिवेंद्र सरकार ने कि यहाँ के भू कानून में 154 और 143 में संशोधन किया, तो क्या आज, या तो उस दिन फैसला गलत था तो आज, या सही था तो आज क्यों करना चाह रहे हैं आप संशोधन? यानी कि आपने गलत फैसला तब किया था, और आपने जब 2000 में आपकी पहली बार सरकार बनी थी, तब 1 साल में आपने कुछ नहीं किया भू कानून के बारे में। आप
आप देखिए ना, हिमाचल में उन्होंने 1 साल के अंदर सन 71 में वो स्टेट बना था और 72 में वो भू कानून लेके आए थे। आप तो देखते रहे साहब, उसके बाद खंडरी सरकार भी है तब भी देखते रहे आप। आज तक आपकी सरकार केंद्र में भी है और यहाँ भी है। आप आर्टिकल 371 के लिए क्या कहेंगे? यूकेडी ने तो सब कुछ दिया, राज्य बनाया। और आज मैं बता दे रहा हूँ आपको भी, सारी जनता भी समझती है कि उत्तराखंड राज्य जो बना है केवल उत्तराखंड क्रांति दल के अवधारणा पर बना है, उसकी सोच में बना है। निश्चित तौर पर विजय जी, निश्चित तौर पर काशी सिंह एरी को कोई नहीं भूल सकता। उत्तराखंड का आंदोलन हम लोगों ने देखा है किस तरीके से महिलाओं ने ट्रेनें रोकी हैं। महिलाएं अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी बनाकर जाती थी और दोपहर जब वो सुबह पूरे मुश्किल से चूल्हा जलाकर खाना बनाकर जाती थी, पूरा दिन आंदोलन करती थी, ट्रेनें रोकती थी। महिलाओं को हमने देखा है, माताओं बहनों को हमने देखा है कि वो ट्रेनों के आगे, इंजन के आगे मैंने लेटे देखा है। आंदोलन को मैंने बहुत करीब से देखा है। शायद जपेंद्र जी भी कहीं रहे होंगे निश्चित रूप से आंदोलन में, लेकिन मैंने बहुत करीब से देखा है एक पत्रकार के तौर पर। मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूँगा। प्रतिमा जी, तमाम बातें कही हैं जपेंद्र जी ने। उन्होंने कहा कि नीयत नहीं खराब है, नीति खराब है। बताइए अब इनको कांग्रेस की नीति क्या खराब थी या भारतीय जनता पार्टी की नीति खराब है, नीयत खराब है? जनता आप दोनों से जवाब चाहती है। सत्ता आप लोगों ने आधी आधी बांटी है यहाँ की। देखिए, यहाँ बात सत्ता आधी आधी बांटने की नहीं है। मैं आपकी बातों का पहले जवाब दे देती हूँ, फिर मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं इस चैनल का संपादक हूँ और मैं ये सवाल मैं कर रहा हूँ एक पत्रकार की हैसियत से। आप दोनों एक दूसरे का जवाब दीजिए और उत्तराखंड की जनता के प्रति आप जवाब दें हैं और मेरी भी जवाबदेही जनता के प्रति है। मुझसे पूछा है उसका जवाब दे देती हूँ जी। कि सत्ता हमने आधी आधी बांटी जरूर है जी, कि उन्होंने 10 साल राज किया, हमने 10 साल जनता की सेवा की। और आप कांग्रेस के समय के मैंने अभी आपको पूरा का पूरा एक इतिहास बता दिया उत्तराखंड में कि किस तरीके से कांग्रेस ने उत्तराखंड की और देवभूमि की जनता के जो हित है उनको संजोने का काम किया, उनकी सुरक्षा करने का काम किया। ठीक है, अब पहली बात भाजपा के प्रवक्ता ने कहा नीति। देखिए, आज तो स्पष्ट हो चुका है पिछले 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से जन विरोधी काम किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत दोनों में खोट है। अगर आपकी नीति और नियत में खोट ना होती तो आप जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसको एक बार पास होने का मौका जरूर देते। आप देखते तो भाई इसमें आखिर क्या है, कुछ तो होता उत्तराखंड की जनता के लिए ऐसा जो आज मांग उठ रही है एक स्ट्रॉन्ग भू कानून की। और जो आपने जो है कानूनों में जिस तरीके के संशोधन करने का प्रयास किया जिससे कि आप देवभूमि की जो जनता है उसकी जो जमीनें हैं वो अपने पूंजीपति मित्रों को बेचने के लिए आमादा है, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए और देवभूमि की जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात करने के लिए तैयार है। तो क्या है ऐसा उस बिल में? तो आपने देखिए उस प्रचंड बहुमत का इस्तेमाल किया और उस प्रचंड बहुमत का इस्तेमाल आपने देवभूमि की जनता के विरुद्ध ही किया, क्योंकि हम जो बिल प्राइवेट मेंबर बिल की बात हम कर रहे थे उसमें देवभूमि की जनता के लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ था। अब एक बात, यूकेडी की प्रवक्ता की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस राज्य को बनाने में इस प्रदेश की महिलाओं से लेकर, इस प्रदेश के बच्चों से लेकर, इस प्रदेश के युवा से लेकर सबने मेहनत की और सब आंदोलनकारी हैं। जिसको जो आंदोलनकारी का जिसके पास दर्जा है वो तो आंदोलनकारी है ही, जिसके पास नहीं है, जो छोटा था उस वक्त, जो जवान था बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात गलत कर रहे हैं आप। राज्य उत्तराखंड क्रांति दल की सोच में विजय जी प्रतिमा जी को सुन लीजिए। वो अपनी भावनाएं रख रही हैं, वो ठीक बात कह रही हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी है। वो दलीम इस आंदोलन को दलों के दलदल में मत ले जाइए। ये बड़ा पवित्र आंदोलन था, उत्तराखंड का आंदोलन बहुत पवित्र आंदोलन था। इसमें लड़ने की अब जरूरत नहीं है। प्रतिमा जी कहिए। 71 की बात करेंगे आप, ये बताइए दोनों पार्टियों से मेरा यूकेडी का प्रश्न है। विजय जी मौका दीजिए। उन्होंने बहुत धैर्य से आपको सुना है, हम सबको सुना है, उनको भी कहने का मौका दीजिए। प्रतिमा जी कंटिन्यू। ये आर्टिकल 371 की बात ये उस तरह की ये डिबेट बहुत सार्थक डिबेट है। ये उस तरह कोई खींचतान आपस में करने की आवश्यकता नहीं है। जनता के प्रति आप सभी जवाबदेही हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, जरा पॉलिटिकल अप्रोच का परिचय दीजिए प्लीज।
विजय जी, आप अगर बोलते रहेंगे तो वो अपना पक्ष कैसे रखेंगे? वो एक बात बता रही है, आपकी बात बहुत धैर्य से सुनी गई है, उनकी भी एक बार बात सुन लीजिए। सत्ता का सुख भोगने के लिए आप तो हमेशा ही सत्ता विजय जी, उनकी बात सुनिए एक बार, आपका भी पक्ष सुना गया था, अब उनकी बारी है। आप इसलिए देवभूमि की जनता ने आप पे भरोसा आप, मेरा एक प्रश्न है, एक प्रश्न है मेरा एक प्रश्न है, पूरी जनता देख रही कि आर्टिकल 371 हिमाचल की तर्ज पर भाजपा और कांग्रेस का क्या एजेंडा है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, जनता तक आप दोनों की आवाज जा ही नहीं रही, आपस में इतना क्लेश हो रहा है। भाई ये जो विषय हम लोग लेकर आए बड़ा सार्थक विषय है, बड़ा पवित्र विषय है और उत्तराखंड की जनता के हितों से, हक और हुकूक से जुड़ा हुआ विषय है। इस पे इतना अगर शोर आप लोग करेंगे तो ये वास्तव में जो हम लोग चाहते हैं चर्चा करना, वहां तक बात पहुंचेगी नहीं। आशीष नौटियाल युवा आंदोलनकारी हैं, अब आशीष के पास चलते हैं। आशीष, आपने सभी दलों को सुना, यूकेडी को सुना, बीजेपी को सुना, कांग्रेस को सुना। क्या उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड के पहाड़ जो हैं वो खाली हो चुके हैं, वहां पर मुझे लगता है 10% लोग बचे होंगे, बाकी घरों में ताले हैं। आप लोग बेहतर बताएंगे, अब इधर बहुत दिन से मैं ऊपर नहीं गया हूं पहाड़ में, तो ये जो खबरें आती हैं वो आती हैं 10-15% लोग वहां पर बचे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं है, चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं रोजगार की कर दी जाती हैं। धरातल पर जो अब तक भर्ती निकली, भाजपा के शासनकाल में या कांग्रेस के शासनकाल में, दो ही पार्टियां सत्ता में रही, बतौर युवा आप युवाओं को कहां खड़ा पाते हैं? आशीष नौटियाल। सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, उत्तराखंड को पूरे बने 21 साल हो गए सर, लेकिन यहाँ अभी तक भू कानून की मांग तेजी से नहीं आई। अभी भू कानून की मांग इसलिए तेजी से की जा रही है क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ गया सर। पूरे 21 साल में अभी तक कोई ऐसा मजबूत भू कानून नहीं लाया कि जिसमें यह कह दिया जाए कि बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता। सर, अगर किसी को जमीन लेनी है तो उसे लीज में दिए जाइए, लीज में दीजिए उसे जमीन, और अगर उसे पार्टनरशिप भी बना सकते हैं 50% का, पर सर ये नहीं कि हम उससे पहले जमीन दे दे, उसकी फिर नौकरी करे 10,000 रुपए की। और दूसरी बात सर, मैं जो ये सरकार अभी सत्ता में बैठी है सर, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो भू कानून क्यों नहीं लाना चाहते सर? क्या वो सर पहाड़ी नहीं है, वो उत्तराखंड के प्यार नहीं है, उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति? बहुत बड़ा सवाल जपेंद्र जी, जवाब देना होगा। बहुत बड़ा सवाल किया है उत्तराखंड के युवा आशीष नौटियाल ने, बहुत बड़ा सवाल किया है आपकी सरकार से। क्या आप उत्तराखंडी नहीं हैं? क्या आप पहाड़ी नहीं हैं? और ये आवाज दबाना क्यों चाहते हैं? इसका गला क्यों आप घोटना चाहते हैं? जवाब दीजिए। और भी सवाल है, बहुत सारे सवाल बच्चे। अगर आशीष नौटियाल आप जवाब लीजिए कुंवर जपेंद्र से। सवाल पूछने का हक है। युवाओं का दर्द और उत्तराखंड के युवाओं की जो उनकी एक इच्छा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा सम्मान करती है। और हमारा उत्तराखंड के युवाओं से मात्र सैद्धांतिक बातें नहीं, बहुत देर से जपेंद्र जी हम लोग सैद्धांतिक बातें सुन रहे हैं। 4 बार आप कह चुके हैं कि सम्मान करते हैं, हम भी बहुत सम्मान करते हैं, हम नमन करते हैं उत्तराखंड के प्रत्येक जनता को, लेकिन उनका हक दे दीजिए ना। विधानसभा में गला घोट देते हैं, बाहर समितियां बनाए चले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रोज रोज इन बातों को आप करते रहते हैं। आप रोज कहेंगे कमेटी बना देते हैं, जो भी मांग आती है अब मुख्यमंत्री जी तो एक कमेटी बना देते हैं। सबसे बढ़िया रास्ता है कमेटी बनाओ, बवाल टालो। जब प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं विधानसभा में, तो बहुमत के बाद बहुमत का बल दिखाकर उसका गला घोटा जाता है। ये कहां का न्याय भाई? उत्तराखंड के लोगों के साथ ये कहां का न्याय हुआ? वो अपने ही जमीन का कानून मांग रहे हैं, जो उनकी अपनी जमीन है, जो उनके दादे परदादों पुरखों ने बड़ी मेहनत से बनाई है या उन्हें सरकार के तरफ से उनको मिली है। ऐसी जमीन पर उनका अधिकार बना रहे, कोई बाहरी आक्रांता मैं कहूंगा उसे, क्योंकि जब अगर कोई हक हुकूक को मारता है किसी का, तो मैं उसे आक्रांता ही कहूंगा। ऐसा व्यक्ति कोई आता है, बड़े बड़े कॉलेज बनाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डालता है, उत्तराखंडियों को रोजगार उसमें नहीं मिलता, ये जान लीजिए। वो उत्तराखंड के लोग जो हैं वो बाहर कमाने जाते हैं, बड़ी बड़ी दूर पड़े रहते हैं। कोई अफगानिस्तान में 150 लोग अभी फंसे थे, धरनेबाजी चल रही थी, पता नहीं उन लोगों का क्या हुआ, कहाँ अब तक लौट पाए कि नहीं लौट पाए, उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। एक दिन हमने भी चर्चा की और हमने भी फुर्सत पाली। तो इसमें हम सब दोषी हैं, पत्रकार भी उत्तराखंड के दोषी हैं, नेता भी वहाँ के दोषी हैं, और वहाँ के नीति निर्धारक भी दोषी हैं, और नियत में भी खोट है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जपेंद्र जी, एक सीधा इनको जवाब दीजिए, एक आश्वासन दीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई आपने इस प्राइवेट मेंबर बिल को क्यों नहीं लाने दिया? सीधा जवाब दीजिए युवाओं को या उत्तराखंड के लोगों को। जपेंद्र जी,
हम मूल निवास 1950 में बात करना चाह रहे हैं। हम मूल निवास 1950 के बारे में पूछना चाहते हैं कि आशीष जी अब जपेंद्र जी को सुन लेंगे, क्योंकि सब जो सारा कुछ मसला घूम फिर कर आ रहा है वो जपेंद्र जी के आसपास ही है। इनकी सरकार ने प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लाने दिया, वहां पर बहुमत का जो एक बल दिखाया एक कि भाई मेरे पास बहुमत है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो बहुमत ये जनता देती है, जनता जनार्दन देती है और कानून उसके हित का है। जपेंद्र जी अपना पक्ष रखिए। देखिए, आप जब अतिथियों को बुलाते हैं तो कम से कम 1-1 मिनट 2-2 मिनट बिना बीच में टोके मैंने देखिए, बस ये गलत आरोप मत लगाइएगा, मैंने आपको पूरा खुला मैदान दिया और जितने लोग आपको बीच में टोक रहे थे सभी को ये कहा कि आप उनका पक्ष सुनिए। एक एक अतिथि ये कह ही नहीं सकता, फिर भी कहीं आपको लग रहा है तो मैं निश्चित तौर पर माफी चाहता हूं, लेकिन आपको जवाब देना होगा। जी, कम से कम आप सबको पक्ष विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। मैं दे रहा हूं, कहिए प्लीज। हमारा निवेदन है कि जब जिसका टर्म हो वो बोले तो स्वस्थ चर्चा होती है। अगर हम यहाँ टीवी के ऊपर बहस करें, एक दूसरे की बात को भाई, मैं यही हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि आपस में मत लड़िए, एक एक बात कहिए, अपनी बात रखिए और तर्कों से काटिए और जनता को बताइए कि भाई हम आपके लिए ये कर रहे हैं या हम आपके लिए लड़ रहे हैं। करिए प्लीज, बताइए आप। जी देखिए, अब जिस तरह हमारे युवा मित्र ने अपनी बात रखी तो यकीन मानिए हम बस मात्र इतना कह सकते हैं कि अगर अगले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद दिया और अगले 5 वर्ष अब अगले 5 साल की आप बात कर रहे हैं। अक्षय सुन लीजिए, कुंवर जपेंद्र को सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, उनको सुनने दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए, उस पर बाकी खुद लोग रिएक्शन देंगे। कहिए जपेंद्र जी। आज जिस तरह से उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री अपनी भूमिका में हैं और जिस तरह से उत्तराखंड के युवाओं की बेरोजगारी को लेकर, पर्यटन को लेकर, व्यवसाय को लेकर, औद्योगिकरण को लेकर, हमारे सीनियर सिटीजन की समस्याओं को लेकर, यकीन मानिए कि अगर अगले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में मिल जाते हैं तो 80% उत्तराखंड से युवाओं की दूर हो जाएगी। 80%। सर प्लीज इस बात का रिप्लाई मुझे करने दीजिए। कहने की बातें नहीं है, हम बहस करते रहे। एक प्रश्न मैं जपेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ और कांग्रेस से भी पूछना। उत्तराखंड के लिए काम कर रही है और अगले 5 कानून से संबंधित प्रश्न एक मैं पूछना चाहता हूँ, पार्टी को और मिल जाते हैं तो यकीन मानिए जपेंद्र जी 1 मिनट, आप मेरी बात ये सुनिए। आपने बोला है कि अगले 5 साल अगर आपको मौका मिलता है तो आप 80% युवाओं को रोजगार मुहैया कराएंगे। इतने साल से आप ये हैं, अभी जब आपकी सरकार चल रही है, कितने प्रतिशत युवाओं को आपने रोजगार मुहैया करवा दिया है? 5 साल की बात तो तब करेंगे ना जब हम अभी इस समय जो वर्तमान में चल रहा है उस पर पहले बात कर लें। प्रदेश की महिलाएं, प्रदेश का निवासी अगर जताते हैं तो यकीन मानिए कि अगले 5 वर्ष सत्ता के साथ प्रतिमा जी बोलिए आप। समस्याओं का निराकरण अगर ना हुआ तो आज हम आपके से कह रहे हैं। ठीक है जपेंद्र जी, ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अब प्रतिमा जी के पास चलेंगे। प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रही। जपेंद्र जी आपकी बात आ गई, पूरी बात आ गई, पूरा समय आपको मिला। अब कांग्रेस की जो सहयोगी हैं प्रतिमा जी, उनको कहने दीजिए, वो अपनी बात रखना चाहती हैं। प्रतिमा जी कंटिन्यू। अब शांत हो जाइए जपेंद्र जी। पहली बात तो ये बता दीजिए, क्या 4.5 साल में आज आपको युवा मुख्यमंत्री की बातें याद आ रही है? क्या 4.5 साल तक किसी और की सरकार थी? अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। बात आने दीजिए, बात आने दीजिए, प्लीज प्लीज, कृपया कृपया आपस में मत लड़िए, अपनी अपनी बात रखिए, अपनी बारी आने पर बात रखिए प्लीज। समय का भी बहुत अभाव है, प्लीज छोटे शब्दों में अपनी बात रखिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, ऐसा लग रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके की बातें कर रहे हैं जैसे कि पिछले 4.5 साल तक इस प्रदेश में किसी और पार्टी की सरकार रही और अचानक इनकी पार्टी के एक युवा मुख्यमंत्री आ गए जो वो काम करने के लिए तत्पर है जो 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। और अब जो देवभूमि की जनता ने सहा है 4.5 साल तक, अब ये जनता के दिमाग को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अब जो हम नहीं कर पाए, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर पाए थी 4.5 साल तक, अब 5 साल तक और आप हमें मौका
दे दीजिए। अरे भाई, अब देवभूमि की जनता आपकी नीति और नियत को समझ चुकी है। अब वो ऐसी गलती जो 2017 में डबल इंजन की सरकार का वादा करके आपने कैद कर दिया था उन्होंने, वो नहीं करेंगे। और आप क्या बात करते हैं राजनीति छोड़ूंगा? ये आपके ही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि जीएसटी से अगर और नोटबंदी से काला धन वापस नहीं आए तो किसी भी चौराहे पे खड़ा करके मुझे जूतों से मारना। प्रतिमा जी, समय का बहुत अभाव है, लेकिन हम जाने से पहले दुर्गेन जी से एक टिप्पणी लेना चाहेंगे इस मुद्दे पर। नहीं, निश्चित तौर पर मेरा यही कहना है कि सभी साथियों से मेरा विनम्र और हाथ जोड़कर निवेदन है कि उत्तराखंडियत के लिए काम करिए। उत्तराखंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको राजनीति वहां करनी है, आप वहां के निवासी हैं। हम लोग तो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको वहां रहना है, आपको अपना उत्तराखंड बनाना है। क्यों ना अगले 5 साल बाद लोग उत्तराखंड के किसी कानून या उत्तराखंड के किसी विकास प्रोजेक्ट की बात करें। और बार बार जो हिमाचल की बात आती है कि हिमाचल की तर्ज पर ऐसा कानून होना चाहिए, हिमाचल की तर्ज पर ऐसा विकास होना चाहिए, हिमाचल की तर्ज पे होना चाहिए, तो मेरा यही निवेदन है सभी राजनीतिक दलों से और युवाओं से भी कि एक ऐसा उत्तराखंड बनाएं जहां उत्तराखंड विकास की तरफ बढ़े। और केवल ये बातों में विकास ना रहे, ये केवल ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के लिए ही विकास हो, बाकी युवा बेरोजगार हों, उनको नौकरियां ना मिले, तो ऐसी स्थितियां ना हो। और हम सबको मिलकर उत्तराखंड के लिए काम करना होगा। और जो राजनीति एक बहुत बड़ी मतलब एक पवित्र काम है। राजनीति जब व्यक्ति पैदा होता है, जन्म लेता है, तब से राजनीति शुरू हो जाती। बच्चा जैसे ही आंखें खोलता है राजनीति शुरू हो जाती। राजनीति को बहुत बुरे उसमें प्रस्तुत किया जाता है कि राजनीति बहुत खराब चीज। लोग कहते हैं कि आप मेरे साथ राजनीति मत करिए ना। राजनीति के बिना जीवन ही संभव नहीं है। तो राजनीति एक शुचिता की होनी चाहिए, राजनीति ट्रस्ट की होनी चाहिए, राजनीति भरोसे की होनी चाहिए, और राजनीति में नियत और नीति दोनों साफ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम भू कानून के मुद्दे पर चर्चा के लिए। अगर बात करें तो इतनी सीमित जमीन भी पहाड़ के लोगों से अगर छीन ली गई तो उनकी पीढ़ियां ही भूमिहीन हो जाएंगी। और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे भू कानून पर। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।